हाय गाइस, आपका स्वागत है वी लव मैथ्स पर। मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री की डेली क्लासेस। और आज हम बात करेंगे कक्षा 12 भौतिकी के इकाई 2 अध्याय 3 धारा विद्युत के अंतर्गत किरचॉफ के नियम पर। और किरचॉफ का नियम एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ उपयोगी भी है और मज़ेदार भी है। तो चलिए आज का क्लास करते हैं स्टार्ट। देखते हैं किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ का नियम समझने से पहले हम पढ़ चुके हैं ओम का नियम। और ओम का नियम जो है सबको आता है कि ओम का नियम क्या कहता है, और इसके लिए एक ट्रिक्स का उपयोग करते हैं हम। ओम के नियम को कैसे याद रखते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है यार, वेरी इंपॉर्टेंट है यार। V इक्वल आई आर, या फिर V समानुपाती I, यानी कि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं, ये कोई सेल है, ये सेल है और यहाँ पर प्रतिरोध लगा हुआ है। ये कोई बटन है। जैसे ही हम बटन को ऑन करेंगे इस सेल में से धारा प्रवाहित होगी। मान लो धारा I है, और ये धारा जब प्रवाहित होगी तो इस प्रतिरोध R के सिरों पर विभवांतर भी उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार का जो परिपथ है इसको हम कहते हैं सरल विद्युत परिपथ। मतलब विद्युत परिपथ को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, एक तो सरल विद्युत परिपथ और दूसरा जटिल विद्युत परिपथ। पहले ये समझना है आपको। तो ओम का जो नियम है वो सरल विद्युत परिपथ के लिए लागू होता है, सरल विद्युत परिपथ के लिए। लेकिन बहुत से विद्युत परिपथ ऐसे होते हैं जिसमें कई सारे प्रतिरोध होते हैं और बहुत सारे सेल लगे होते हैं, धारा की दिशा जो है अलग अलग होती है। तो ऐसे परिपथ को हम कहते हैं जटिल विद्युत परिपथ। तो ये जो ओम का नियम है ये लागू होता है जटिल विद्युत परिपथ के लिए, जटिल विद्युत परिपथ के लिए। तो पहले आपको यही समझना है कि जटिल विद्युत परिपथ क्या है, सरल विद्युत परिपथ क्या है। ये जो परिपथ आप देख रहे हो एक सरल विद्युत परिपथ है। जटिल विद्युत परिपथ का मतलब जिसमें बहुत सारे प्रतिरोध हों, बहुत सारे सेल हों, बहुत सारी धाराएं हों, धाराओं की दिशाएं जो है एक ही दिशा में हो या फिर विपरीत दिशा में हो। मतलब जहां पर बहने वाली धारा या विभवांतर का गणना करना ओम के नियम से संभव ना हो। मतलब ऐसे विद्युत परिपथ जहां पर हम ओम के नियम की सहायता से उसको हल नहीं कर सकते, ऐसे विद्युत परिपथ को हम कहेंगे जटिल विद्युत परिपथ। तो सबसे पहली बात तो ये कि किरचॉफ ने क्या किया, जटिल विद्युत परिपथों को हल करने के लिए दो नियम प्रतिपादित किए। जटिल विद्युत परिपथों को हल करने के लिए इन्होंने दो नियम प्रतिपादित किए, दो नियम प्रतिपादित किए। और उन्हीं नियमों को हम कहते हैं किरचॉफ का नियम। और किरचॉफ का नियम जो है नया नियम नहीं है, ये वास्तव में ओम के नियम का विस्तार मात्र है। तो जो बातें आपको लिखनी है, नोट्स बनाना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ किरचॉफ के नियम में आपको क्या क्या लिखना है। किरचॉफ ने जटिल विद्युत परिपथों को हल करने के लिए सन 1842 में दो नियम प्रतिपादित किए, जिन्हें किरचॉफ का नियम कहते हैं। यह नियम ओम के नियम का विस्तार मात्र है। ये हो गया किरचॉफ के नियम का इंट्रो। जब भी हम कोई नियम या सिद्धांत लिखते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि सबसे पहले हम उसका इंट्रो लिखें। तो किरचॉफ ने क्या किया, जटिल विद्युत परिपथों को हल करने के लिए दो नियम प्रतिपादित किए, और उन्हीं दोनों नियमों को हम कहते हैं किरचॉफ के नियम। ये नया नियम नहीं है, ये ओम के नियम का विस्तार मात्र है, क्योंकि ओम का नियम लागू होता है सरल विद्युत परिपथ के लिए। अब वो दो नियम कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम नियम। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है उसी को हम संधि का नियम भी कहते हैं या KCL भी कहते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि का नियम या कहते हैं KCL, किरचॉफ करेंट लॉ। KCL का मतलब है किरचॉफ करेंट लॉ। मतलब ये जो नियम है किसके बारे में बताता है, धारा के बारे में बताता है, इसलिए कहते हैं KCL, किरचॉफ करेंट लॉ।
तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस प्रथम नियम का। नियम होता क्या है, बहुत ही इजी है और मैंने पहले ही कहा है बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इसके बाद हमको पढ़ना है व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु। और व्हीटस्टोन सेतु तो तभी आपको समझ में आएगा जब आपका किरचॉफ के नियम का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो। तो अच्छे से समझना है, बहुत ईजी है। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, देखो मान लो हमारे पास कोई जटिल विद्युत परिपथ है। अब जटिल विद्युत परिपथ कहेंगे तो वहाँ पर कई संधियाँ होंगी, उनमें से एक संधि हम मान लेते हैं ये है, ये कोई संधि है। यहाँ पर धारा आ रही है I1, इधर से धारा आ रहा है I2, इधर से धारा आ रहा है I3। ये संधि है और इस संधि पर तीन धाराएं आ रही हैं, I1, I2 और I3। अब यहां से अगर हम दो तार निकाल दें इस प्रकार से, ये मतलब I1, I2, I3 तो संधि की ओर आ रहा है, लेकिन ये जो धारा I4 और I5 है ये क्या हो रहा है, ये धारा से बाहर निकल रहा है। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर I1, I2, I3 को हम जोड़ देंगे तो किसके बराबर होगा, I4 और I5 के बराबर होगा। अब इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है, मान लो ये पहला पाइप है, ये दूसरा पाइप है, पानी का पाइप है, मान लो ये एक पाइप है, ये दूसरा पाइप है और ये तीसरा पाइप है। इन तीनों पाइप से पानी जो है अंदर जा रहा है। मान लो यहाँ से 2 लीटर जा रहा है, यहाँ से 3 लीटर जा रहा है, यहाँ से 5 लीटर जा रहा है। अगर हम दो नली इस प्रकार से बना दें और मैं यहाँ से लिख देता हूँ कि यहाँ से मान लो 4 लीटर पानी बाहर निकल रहा है, और प्रश्न ये है कि यहाँ से कितना लीटर पानी जो है बाहर निकल रहा है, तो मुझे लगता है कि आप बड़ी आसानी से बता सकते हो। देखो इस संधि पर कितने लीटर पानी आ रहा है, 2, 3 और 5, 2 + 3 + 5, यानी कुल हो गया 5, 3, 8 और 2, 10 लीटर पानी यहाँ पे आ रहा है। और 10 लीटर पानी में से 4 लीटर पानी जो है इधर जा रहा है, तो इधर कितना जा रहा है कहेंगे तो 10 में से 4 लीटर पानी इधर जा रहा है, मतलब जाहिर सी बात है यहाँ से 6 लीटर पानी जो है बाहर जा रहा है। तो इन तीनों का जो योग है वो इन दोनों के योग के बराबर है। ये है किरचॉफ का प्रथम नियम। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, I1, I2, I3 जो है संधि की ओर आ रहा है, तो इन तीनों का जो योगफल होगा यानी कि I1 + I2 + I3 वो किसके बराबर होगा, संधि से जो बाहर निकल रहा है धारा I4 और I5 के बराबर होगा। मतलब बराबर हम कह सकते हैं I4 + I5। देखो इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे, ये क्या है तो जटिल विद्युत परिपथ है और इसका संधि है। किसी जटिल विद्युत परिपथ के किसी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का योग उस संधि से बाहर जाने वाली समस्त विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है। ये है किरचॉफ का नियम। किसी जटिल विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर संधि की ओर आने वाली समस्त विद्युत धाराओं का योग, संधि की ओर आने वाली समस्त विद्युत धाराओं का योग मतलब I1 + I2 + I3 संधि से बाहर जाने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है। यह है किरचॉफ का प्रथम नियम। इसे हम दूसरे शब्दों में भी व्यक्त कर सकते हैं। अभी एक तरीका ये हो गया कि संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का योग संधि से बाहर जाने वाली समस्त धाराओं के योग के बराबर होता है। अब इसे और कैसे लिख सकते हैं, देखिए अगर इसी समीकरण को हम हल करें तो इसको पक्षांतर कर दो, तो इसको अपन लिख सकते हैं I1 + I2 + I3, इधर पक्षांतर करोगे तो ये बन जाएगा -I4 - I5 इक्वल, इधर कुछ नहीं बचा मतलब 0। इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं I1 + I2 + I3, ये माइनस है यहाँ पे लिख सकते हो प्लस I-4, ये माइनस उसको लिख सकते हैं प्लस -I5 इक्वल 0। तो इसको हम कहते हैं बीजगणितीय योग।
ये जो है वो बीजगणितीय योग है। किसी जटिल विद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बहुत ईजी। तो किरचॉफ के नियम को हम दो प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा ये तरीका हो गया। और इसको शब्दों में लिखते हैं तो क्या कहते हैं, ये जटिल विद्युत परिपथ है और उसकी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग। इसको ऐसा क्यों किए, तो बस इसके लिए किए हैं कि बीजगणितीय योग को हम प्रदर्शित कर सकें। किसी जटिल विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यह है किरचॉफ का प्रथम नियम। या इसी को हम सिग्मा का भी उपयोग करते हैं। सभी पदों का योग मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सिग्मा आई इक्वल 0। अब यहाँ से कहानी कैसे आगे बढ़ता है देखो। आई मतलब धारा, और धारा किसे कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, पढ़े हैं। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। यानी कि आई के जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू अपान डी टी, आवेश प्रवाह की दर इक्वल 0। इसको हल करोगे तो यह आ जाएगा सिग्मा डी क्यू इक्वल 0। और यहाँ से किसकी पुष्टि हो रही है, आवेश संरक्षण का जो नियम होता है उसकी पुष्टि होती है। तो ये जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण नियम की पुष्टि करता है। इसका खास बात यह है कि प्रथम नियम जो है, प्रथम नियम किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। आवेश संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है, नियम की पुष्टि करता है। ये हो गया किरचॉफ का प्रथम नियम। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम का। और बहुत से विद्यार्थियों को द्वितीय नियम थोड़ा सा हार्ड लगता है, लेकिन इतने ईजी तरीके से मैं यहाँ बताने का प्रयास करूँगा कि कहीं पर आपको समझने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। किरचॉफ का द्वितीय नियम या इसी नियम को हम कहते हैं बंद पास या बंद जाल का नियम या लूप का नियम, और शार्ट में कहते हैं KVL। प्रथम नियम कहते हैं KCL, मतलब वो धारा के लिए नियम था, और इसको हम कहते हैं KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। मतलब यहाँ पर हम बात करेंगे विभव की बात करेंगे, वोल्टेज की बात करेंगे। प्रथम नियम में हम धारा की बात करते हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे वोल्टेज की, विभव की। एक बात ये। दूसरी बात यहाँ पर बात कर रहे हैं बंद जाल या बंद पास का। तो हमको ऐसा जटिल विद्युत परिपथ लेना है जिसमें बंद जाल हो, और उस बंद जाल से संबंधित नियम को हम कहते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जानना चाहिए विद्युत वाहक बल क्या होता है और टर्मिनल विभवांतर क्या होता है। मान लो ये सेल है और इसका विद्युत वाहक बल जो है E है, और यहाँ पर कोई प्रतिरोध लगा हुआ है। यहाँ से हम लगा दिए एक कुंजी लगा दिए। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अभी ये जो परिपथ है ये बंद परिपथ है कि खुला परिपथ है, तो बहुत इजीली आप उसका आंसर दे सकते हैं कि अभी ये खुला परिपथ है। ध्यान देना, ये जो परिपथ है ये खुला परिपथ है, और खुले परिपथ में जो है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता। खुले परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता क्योंकि परिपथ ही पूर्ण नहीं हुआ है। मतलब खुले परिपथ की जब हम बात करते हैं तो वहां पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। उस स्थिति में ये जो सेल है इसके इलेक्ट्रोडों के बीच का जो विभवांतर होता है उसको हम कहते हैं विद्युत वाहक बल। सेल, जैसे ये सेल है, मान लो यहाँ पर भरा होता है विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य भरा हुआ है, यहाँ इलेक्ट्रोड है, और अगर ये सेल जो है एक प्लस है और एक माइनस है, एक धन इलेक्ट्रोड है और एक ऋण इलेक्ट्रोड है। अगर ये सेल जो है खुले परिपथ में है, मतलब उसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है, तो इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का जो विभवांतर है उसको हम कहते हैं विद्युत वाहक बल, और प्रदर्शित करते हैं ई से। खुले परिपथ में विद्युत वाहक बल संकेत होता है ई। अब अगर इस बटन को हम बंद कर दें, बटन को बंद करना मतलब ऑन करना,
जैसे ही बटन को बंद करते हैं ये बंद परिपथ बन गया और परिपथ पूर्ण हो गया। इसका मतलब अब इस परिपथ में से धारा प्रवाहित होने लगेगा। ये हो गया बंद परिपथ। और बंद परिपथ किसे कहते हैं? तो ऐसा परिपथ जिसमें से धारा प्रवाहित हो रहा है। इस स्थिति में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का जो विभवांतर है उसको हम कहते हैं टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर, और इसको हम प्रदर्शित करते हैं V से। तो ये दो चीजें आपको समझनी है, एक तो विद्युत वाहक बल और दूसरा विभवांतर। और विद्युत वाहक बल का मान हमेशा विभवांतर से, टर्मिनल विभवांतर से ज्यादा ही होगा। अब यहां से देखो, अगर हम खुले परिपथ के लिए कहते हैं, खुले परिपथ के लिए, तो खुले परिपथ में क्या होता है? विद्युत वाहक बल जो है विभवांतर के बराबर होता है। खुले परिपथ में विद्युत वाहक बल विभवांतर के बराबर होता है। लेकिन अगर हम बंद परिपथ के लिए कहेंगे, बंद परिपथ के लिए, तो बंद परिपथ के लिए क्या होगा? जैसे ही इस बटन को बंद करोगे, ऑन करोगे, इसमें से धारा प्रवाहित होगा, और जैसे ही धारा प्रवाहित होगा यहाँ पर प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न हो जाएगा विभवांतर भी। और जहाँ पर धारा है, विभवांतर है, प्रतिरोध है, वहाँ पर हम लागू कर सकते हैं ओम का नियम। और ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है V = I/R। यानी कि यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं? E = V के जगह हम ले लो I/R। अब इसको इधर ले आओ, तो ये जो है E - I/R इक्वल हो गया 0। तो ये जो E - I/R आया है, ये जो है विभव में परिवर्तन है। E - I/R क्या है? विभव में परिवर्तन है, और परिवर्तन को हम डेल से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि विभव में परिवर्तन बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। तो यहां से लिख सकते हैं अब किरचॉफ के द्वितीय नियम को, कि किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता क्या है, क्या क्या शर्त है। पहली बात तो यह है कि परिपथ जो है जटिल होना चाहिए, मतलब उसमें बहुत सारे प्रतिरोध और बहुत सारे सेल होने चाहिए। जटिल परिपथ का मतलब क्या? जिसमें बहुत सारे सेल हों, बहुत सारे प्रतिरोध हों। तो क्या लिखेंगे? देखो, प्रतिरोधों और सेलों से युक्त, प्रतिरोधों और सेलों से युक्त, रटना नहीं है ना, समझना है। बहुत सारे प्रतिरोध हैं, बहुत सारे सेल हैं, इसीलिए क्या लिख रहे हैं? प्रतिरोधों और सेलों से युक्त किसी जटिल परिपथ के, किसी जटिल परिपथ के किसी बंद जाल के चारों ओर, ये बंद जाल की बात करता है, किसी बंद पास या बंद जाल, बंद पास या बंद जाल के चारों ओर, के चारों ओर, इस बंद जाल या बंद पास के चारों ओर विभव में परिवर्तनों का बीजगणितीय योग 0 होता है। विभव में परिवर्तनों का बीजगणितीय योग 0 होता है। विभव में परिवर्तनों का बीजगणितीय योग 0 होता है। बीजगणितीय योग 0 होता है। एक तरीका तो ये हो गया किरचॉफ के द्वितीय नियम को लिखने का। जिस प्रकार से हम किरचॉफ के प्रथम नियम को 2 प्रकार से लिखे थे, वैसे ही हम किरचॉफ के द्वितीय नियम को भी 2 प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो एक तरीका ये हो गया, प्रतिरोधों और सेलों से युक्त जटिल परिपथ के किसी बंद जाल के चारों ओर विभव में परिवर्तनों का बीजगणितीय योग 0 होता है। अब हम द्वितीय नियम को दूसरे प्रकार से लिखेंगे, उससे पहले इस नियम में हम दिशा की बात कर लेते हैं। दिशा समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिशा का ज्ञान रहेगा तभी हम नियम को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। तो कुछ नियम आपको समझने हैं, याद रखने हैं। देखिए, मान लो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो यहाँ पर एक बंद जाल बन गया, A B C D, A B C D, या ऐसा भी कह सकते हो A D C B। दोनों ही तरीका से मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा ताकि अच्छे समझ में आ जाए और हमेशा याद रहे। इसका नियम क्या है? जब हम धारा की दिशा में चलते हैं, जैसे मान लो हम प्रतिरोध की बात कर रहे हैं, ये प्रतिरोध है
और इसमें धारा I जो है इस दिशा में प्रवाहित हो रही है। मान लो ये P से Q है, हमको जाना है P से Q, मतलब हम धारा की दिशा में जा रहे हैं। यहाँ पर धारा I है और प्रतिरोध R है। तो धारा की दिशा में जाओगे मतलब PQ दिशा में जाओगे तो ये जो IR का मान है उसको माइनस में लेना है। धारा की दिशा में जाएंगे तो यहाँ पर PQ का मान क्या हो जाएगा, -IR हो जाएगा। लेकिन अगर हम धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे, मतलब हम जा रहे हैं Q से P, Q से P जा रहे हैं, मतलब धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो ये जो IR का मान है उसको लेना है प्लस में। धारा की दिशा में जाएंगे तो IR के मान को माइनस में लेते हैं और धारा के विपरीत दिशा में जाते हैं तो IR के मान को प्लस में लेते हैं। ये तो हो गया प्रतिरोध के लिए। सेल के लिए भी नियम होता है। देखो सेल के लिए क्या नियम होता है, ये सेल है जिसका ये प्लस सिरा है, ये माइनस सिरा है। मान लो इसको P मान लेते हैं और इसको Q मान लेते हैं। हमको जाना है P से Q, P से Q, तो P से Q जा रहे हैं तो पहले हमारे पास प्लस पड़ रहा है तो माइनस लेना है। यहाँ पर जो विद्युत वाहक बल है उसको हम लेंगे माइनस में। उल्टा करते हैं, अगर हमको Q से P की ओर जाना है, Q से P की ओर, तो यहाँ से हम जा रहे हैं इधर, तो पहले हमारे सामने माइनस आ रहा है तो इस सेल के विद्युत वाहक बल को हम प्लस में लेंगे। तो ये 4 नियम आपको याद रखने हैं, तो किरचॉफ के द्वितीय नियम को बड़ी आसानी से हम हल कर सकते हैं। बड़े से बड़े जटिल परिपथ का भी हम मान निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक बंद जाल लिए हैं, तो इस बंद जाल के जगह में हम थोड़ा से जटिल बंद जाल बनाते हैं और किरचॉफ के नियम को हम फॉलो करते हैं। मान लीजिए ये बंद जाल है जिसमें 2 सेल हैं और 2 प्रतिरोध है। इस सेल का विद्युत वाहक बल E1 मान लो और इस सेल का विद्युत वाहक बल दिया है E2। इसका प्रतिरोध है R1 और इसका प्रतिरोध है R2। चाहो तो यहाँ पर कुंजी भी लगा सकते हो, ऐसा कुंजी दिया है, यहाँ भी कुंजी लगा लेते हैं, यहाँ कुंजी दिया है कह के। जैसे ही इन कुंजियों को बंद करेंगे परिपथ पूर्ण हो जाएगा। तो ये सेल E1 से यहाँ पर धारा बहती है, मान लो I1। अब ये धारा की दिशा में कंफ्यूज नहीं होना है। सेल के बाहर में धारा जो है प्लस सिरा से माइनस सिरा की ओर प्रवाहित होता है। सेल के बाहर धारा जो है धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होता है। तो यहाँ पर भी ये प्लस है और ये माइनस है, तो धारा की दिशा इधर हो जाएगी I2। अब यहाँ पर एक बंद जाल बन गया, ABCDA, ए तक जाना है तब बंद जाल होगा। चलो देखते हैं बंद जाल के लिए। अगर हम बंद जाल ABCDA के लिए कहें, देखो बंद जाल ABCDA के लिए, अब यहाँ जो रूल्स बनाए उसको फॉलो करते जाना है। देखो फॉलो करते जाते हैं, क्या होता है। A से B जा रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास ये सेल पड़ रहा है और सेल का प्लस सिरा हमारे सामने आ रहा है, और नियम कहता है कि प्लस सिरा हमारे सामने आता है तो हम माइनस लेते हैं। मतलब ये जो E1 है वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -E1। जैसे यहाँ गए, यहाँ पर धारा है I1, तो धारा के लिए नियम क्या होता है, हम धारा के विपरीत में जा रहे हैं तो ये जो I1 R1 है उसको प्लस में लेंगे। तो ये हो गया प्लस I1 R1। A से B गए तो B से C में कुछ दिया ही नहीं है। अब C से D जा रहे हैं तो सबसे पहले हमारे सामने आ गया प्रतिरोध, और I2 R2 को माइनस लेंगे कि प्लस लेंगे, इसके लिए हमको देखना पड़ेगा धारा की दिशा। तो C से D हम जा रहे हैं तो धारा की दिशा में जा रहे हैं, और धारा की दिशा में जाते हैं तो ये जो I2 R2 है ये होता है माइनस। यहाँ से देख लो, धारा की दिशा में हम जाते हैं तो ये जो IR का गुणनफल है उसको हम लेते हैं माइनस में। मतलब यहाँ हो गया -I2R2। अब यहाँ आ गए सेल के पास, यहाँ आ गए, देखो हमारे सामने में माइनस है और हमारे सामने में माइनस रहता है तो हम लेते हैं प्लस। मतलब ये जो E2 है वो हो जाएगा प्लस, इक्वल हो गया 0। अगर हम विद्युत वाहक बल को अलग कर लें तब क्या होगा,
यहाँ से आ जाएगा हमारे पास I1R1 माइनस I2R2 इक्वल, ये माइनस है वो बन जाएगा प्लस, और ये प्लस है वो बन जाएगा माइनस। तो या तो ऐसा लिखोगे तो भी ठीक है, या फिर हम बीजगणितीय योग शब्द का उपयोग करते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, और I1R1 प्लस माइनस I2R2 इक्वल E1 प्लस माइनस E2। अब इसी को हमको शब्दों के रूप में लिखना है, तो बन जाएगा किरचॉफ के द्वितीय नियम का दूसरा स्वरूप। लिखना क्या है वो देखिए, प्रतिरोधों और शेलों से युक्त किसी जटिल परिपथ के किसी बंद पास के, यहां तक रिपीट होगा, प्रतिरोधों और शेलों से युक्त किसी जटिल परिपथ के किसी बंद जाल या बंद पाश के चारों ओर, यहां तक रिपीट कर देना, के चारों ओर। मैं डैश डैश कर देता हूं, यहां आप लोग रिपीट कर लेना, क्योंकि सेम वही लिखना है। क्यों लिखते हैं, क्योंकि बहुत सारा प्रतिरोध है और बहुत सारा शेल है, ऐसा जटिल परिपथ है, और हम बात कर रहे हैं किसी बंद जाल के चारों ओर प्रवाहित होने वाली विभिन्न धाराओं, देखो ये प्रवाहित होने वाली विभिन्न धाराएं हैं, और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग। विभिन्न धाराओं और संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, गुणनफलों का बीजगणितीय योग। किसके बराबर है, उस बंद जाल में उपस्थित विभिन्न विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर है। उस बंद जाल में उपस्थित विभिन्न विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये हो गया किरचॉफ का द्वितीय नियम। बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब हम बात कर लेते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर। जैसे सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि किरचॉफ का ये जो द्वितीय नियम हम पढ़े हैं, ये ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल होता है, ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल होता है। लेकिन किरचॉफ का द्वितीय नियम केवल बंद परिपथ के लिए ही सत्य होता है। ऊर्जा संरक्षण नियम की पुष्टि तो करता है, लेकिन यह केवल बंद परिपथ के लिए ही सत्य होता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि स्थिर विद्युत बल जो होता है वो संरक्षी बल होता है, इसलिए इस धारा लूप में किए गए कार्य का मान जो है शून्य होता है। तो आज हमने देखा किरचॉफ के दोनों नियम। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।